Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से. तो देखिए CDP के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस सीरीज भी मैंने आप लोगों को स्टार्ट करा दी है. लास्ट क्लास में आप लोगों का 2024 का जो जुलाई में एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन पेपर भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया, जिससे आप लोगों को पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए हैं. इसके अलावा देखिए यहाँ पर हम लोग 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सीटेट के, इन सारे एग्जाम के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए दिया गया है, छात्रों को अपनी सफलता और विफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उन्हें खुद पर रचनात्मक रूप से काम करने में मदद मिलती है. तो देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है. यहाँ पर हमारी सफलता और हमारी विफलता के लिए जो हमारे आंतरिक कारक होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं. अगर हम उन चीज़ों को प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, खुद पर रचनात्मक रूप से काम करने में उसको मदद मिलती है. तो देखिए ए पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है. तर्क दिया गया है, सफलता और असफलता के आंतरिक गुण व्यक्तियों को कड़ी मेहनत करके अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. तो देखिए जो हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, जो हमारे आंतरिक गुण होते हैं, वही क्या करते हैं, व्यक्तियों को कड़ी मेहनत करके अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, और जो ए है, ए की आर सही व्याख्या कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए आंतरिक कारक जो होते हैं वो हमारी सफलता के लिए भी और हमारी जो असफलता होती है दोनों के लिए जिम्मेदार होते हैं. ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों के लिए हम क्या करें, बच्चे को प्रोत्साहित करें, जिससे वो रचनात्मक रूप से काम करे. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मध्य विद्यालय की कक्षा में छात्रों को बीच प्रतिस्पर्धा को, देखिए जो चर्चा होती है उसको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि विजेता और हारे हुए बच्चों के नामीकरण उन्हें रचनात्मक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं. देखिए नामीकरण बच्चों का नहीं करना, लेबलिंग या फिर बच्चे को, देखिए लेबलिंग देना क्या होता है, पेडागोजी में नेगेटिव माना जाता है. बच्चों को, आप लोगों को कंपटीशन पैदा बच्चों के अंदर नहीं करना है, उनको नामीकरण उनका नहीं करना है, लेबलिंग उनको नहीं देनी है. तो ये पॉइंट तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा. नज़रअंदाज किया जाना चाहिए और छात्रों को यह तय करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए कि क्या वे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं. तो देखिए नज़रअंदाज करें, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा. बच्चों को नज़रअंदाज आप लोगों को नहीं करना है. प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह छात्रों को प्रतिस्पर्धित बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के लिए तैयार करता है. देखिए बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने की यहाँ पर कोई बात ही नहीं हुई है. ठीक है, इस तरीके की देखिए प्रतिस्पर्धा जो बच्चों के अंदर होती है वो ये नहीं कि हम अर्थव्यवस्था को कैसे करेंगे बाजार में, मार्केट में बैठ के. ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ का कोई भी लिंक नहीं है. अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट बचता है वो है ऑप्शन नंबर 4. तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर सही होगा. हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह छात्रों के तनाव और चिंता को बढ़ाता है, जिससे उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा आती है. देखिए यहाँ पर ये तीनों पॉइंट क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है. तो देखिए जो आंसर बचेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 ही होगा. अब देखिए यहाँ पर दिया गया मध्य विद्यालय की कक्षा में. तो देखिए मध्य विद्यालय की कक्षा में जब छात्र प्रतिस्पर्धा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, देखिए उन छात्रों के बीच में तनाव और चिंता बढ़ जाती है. ठीक है, और ये इनके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो इनका संज्ञानात्मक विकास होता है, उसमें बाधा आती है. इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया कि इसको हतोत्साहित करना चाहिए. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. देखिए प्रोत्साहित भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि तनाव और चिंता ही बच्चों के अंदर आए. कभी कभी जब हम किसी क्वेश्चन को लेकर के डिस्कशन कर रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमें एक दूसरे से देखने को, सुनने को मिलती हैं, तो वो चीज़ें हमारी जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाती है. लेकिन यहाँ पर देखिए जो बात की गई है, यहाँ पर कोई भी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है. इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 ही आपका सही माना जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस से सामग्री की प्रस्तुति किसको सुगम बनाती है. तो देखिए कई तरीके सभी बच्चों के अधिगम, कई तरीके केवल विशेष बच्चों के. देखिए केवल विशेष बच्चे, केवल जो होता है ये आपका नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये तो कट जाएगा. एक समान तरीके, देखिए एक समान तरीकों को आप लोगों को यूज़ नहीं करना होता. ठीक है, तो ये भी गलत है. तो यहाँ पर क्या बचता है आपका ऑप्शन नंबर 1, कई तरीके और सभी बच्चों के अधिगम को सुगम बनाती है. ठीक है, इस तरीके से देखिए आप लोग ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करके बिल्कुल विदिन सेकंड आंसर करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं. क्योंकि देखिए सीटेट में सबसे मेन चीज़ जो आप लोगों को प्रॉब्लम आती है वो आती है टाइम मैनेजमेंट में. एग्जाम में बैठ के आप लोगों को सब चीज़ें आती हैं, लेकिन आप टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, जिससे आप लोग सारे क्वेश्चंस वहाँ पर नहीं लगा पाते हैं. ठीक है, तो आप लोगों को वहाँ पर टाइम बचाना है. ये देखिए कि कहाँ पर आप लोगों को नेगेटिव चीज़ें मिल रही हैं, कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर आपको नेगेटिव चीज़ें मिल रही हैं, उनको नेगलेक्ट करें, आंसर करें और अपना आगे
प्रोसीड करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समायोजन नहीं है। देखिए, किसकी? सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के कार्यों के बीच बार बार विराम के लिए समय, परीक्षण के लिए आवंटित समय का विस्तार, न्यूनतम विकर्षणों के साथ कार्यस्थल प्रदान करना, या फिर मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण। देखिए, जब हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की, तो ये जो होते हैं ये आपके नेगेटिव होते हैं पेडागोजी में, और नेगेटिव ही देखिए यहाँ पर पॉइंट पूछा है। इसलिए देखिए, जो लास्ट में आप लोगों को चीज़ें कराई जाती हैं, टैग वर्ड्स दिए जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इन टैग्स वर्ड को ज़रूर देख के जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आप लोगों के ऑप्शंस को कट करने में। ठीक है, कि जो आप लोगों के नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव पूछा गया हो तो आप नेगेटिव एकदम से बता सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पूछा जाता है तो पॉजिटिव भी आप लोगों को मिल जाता है। तो ये टैग वर्ड जरूर देख के जाइएगा, काफ़ी हेल्प आप लोगों की करते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मूल्यांकन के लिए देखिए यहाँ पर मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं वो आप लोगों के नेगेटिव होते हैं पेडागोजी में। तो यहाँ पर देखिए नॉट पूछा था, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, धारणाओं में लचीलापन, धारा प्रवाहिता और मौलिकता निम्न में से किसकी प्रतिनिधिक अभिनयज्ञ विशेषताएं हैं। तो देखिए, बात करें हम फ्लेक्सिबिलिटी की, फ्लुएंसी की। ठीक है, तो ये देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी और ओरिजिनलिटी, ये किसके पॉइंट्स होते हैं? क्रिएटिव लर्नर्स के होते हैं, कन्वर्जेंट थिंकर्स के होते हैं, रिजिडिटी ऑफ थॉट्स के होते हैं, या फिर ऑटिज्म। तो देखिए, ऑटिज्म की यहाँ पर बात नहीं है, थॉट्स की यहाँ पर कोई बात नहीं है, कन्वर्जेंट थिंकर्स भी नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी और ओरिजिनलिटी है ये किसके हैं? तो ये हैं क्रिएटिव लर्नर्स के, रचनात्मक शिक्षार्थी के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी पहचान होती है? रचनात्मक शिक्षार्थी की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, कथन ए दिया गया है, जब शिक्षक मानते हैं कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों में सीखने की क्षमता और उन्हें कक्षा में अपनेपन का एहसास कराते हैं तो उनके प्रदर्शन में जो सुधार होता है उसकी संभावना है। तो देखिए, ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि जब बच्चे वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, अगर हम उनको कक्षा में अपनेपन का एहसास कराते हैं तो उनके प्रदर्शन में सुधार की संभावना होती है। तर्क दिया गया है, बच्चों और उनकी क्षमताओं के बारे में शिक्षकों का विश्वास बच्चों को प्रभावित करता है। तो देखिए, ये पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, शिक्षकों को किस पाठ्यचर्या और किस मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए, शिक्षकों को खंडित और मानकीकृत, गैर संदर्भित, योगात्मक, लचीला, रचनात्मक, एक समान और मानक। देखिए, मानक की मैंने आप लोगों को बताया मानक नेगेटिव होता है। इसके अलावा गैर संदर्भित, देखिए हम लोग गैर संदर्भित चीज़ों का यूज़ करेंगे तो वो भी यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो देखिए, शिक्षकों के लिए एक तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और दूसरा क्रिएटिव, रचनात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, लचीला और रचनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है, बारंबार अभ्यास व रटनत स्मरण की प्रक्रिया का पालन करती है, सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो, सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। तो देखिए, प्रगतिशील कक्षा में जो शिक्षिका है वो किस चीज़ पर फोकस करती है? तो देखिए, बच्चों के रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा, क्योंकि देखिए करके सीखना ये पेडागोजी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, पॉजिटिव पॉइंट होता है। जहाँ पर भी ये पॉइंट दिखता है वहाँ पर ये चीज़ क्या हो जाती है आप लोगों की, बिल्कुल आंख बंद करके इस ऑप्शन को टिक कर देना, क्योंकि करके सीखने पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे पुनरावृत्ति और स्मरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्क्रिय रूप से सीखते हैं। देखिए, निष्क्रिय रूप से बच्चा नहीं सीखता, पैसिव जहाँ पर आएगा, जहाँ पर पैसिव वर्ड आ जाता है वो आपका नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, एक्टिव बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है, एक्टिव सक्रिय। ठीक है, तो यहाँ पर पैसिव जहाँ पर आएगा वो भी पॉइंट नेगेटिव है, तो काट देना इसको। संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरणों से गुजरते हैं। देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने कोई भी यहाँ पर 8 चरण नहीं दिए हैं, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है। कि विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनमें वे चीज़ें शामिल हैं जो वे दूसरों के समर्थन से करने में सक्षम है। देखिए, ये पॉइंट बिल्कुल सही हो जाता है कि बच्चा क्या है, लेव वाइगोत्स्की ने देखिए यहाँ पर क्या दिया, ZPD दिया है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग दिया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि किसी वयस्क की मदद से
जो चीज़ें वो नहीं कर पाते हैं उन चीज़ों को कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे बेस्ट पॉइंट लेव वाइगोत्स्की थ्योरी के अकॉर्डिंग है वो है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर जो हो जाएगा कि विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनमें वे चीज़ें शामिल हैं जो वे दूसरों के समर्थन से करने में सक्षम है। ठीक है, सपोर्ट जहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आप लोगों का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एवं संज्ञानात्मक विकास का आपस में कोई संबंध नहीं होता। देखिए लैंग्वेज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कोई भी रिलेशन नहीं होता, तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा व संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। भाषा उन साझे अनुभवों को सुसाधित करती है जो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के पश्चात होता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आप लोगों का सही होगा। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है किस चीज़ की, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार लैंग्वेज फैसिलिटेट करती है द शेयर्ड एक्सपीरियंस नेसेसरी फॉर बिल्डिंग कॉग्निटिव प्रोसेस। तो देखिए भाषा उन साझे अनुभवों को सुसाधित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपस में कोई संबंध नहीं है तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। यहाँ पर प्रक्रियाओं का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो देखिए एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के पश्चात होता है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, खुद को समझने एवं अपने विचार, संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरण को पहचानने के किस कौशल किस प्रकार की वृद्धि में शामिल है। तो देखिए ये जो कौशल हैं, संवेग, भावनाएं, अभिप्रेरण को पहचानने के कौशल, ये किस प्रकार की बुद्धि में है। संगीत में तो देखिए म्यूजिकल से आप लोगों को पता चल जाएगा, म्यूजिक की बात तो यहाँ पर हो नहीं रही है। स्पेशल इंटेलिजेंस या फिर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, तो देखिए सामाजिक बुद्धि की भी यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाएगा, तो वो है इंट्रापर्सनल। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने संवेग को पहचानते हैं, तो ये जो कौशल होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं इंट्रापर्सनल, जो हमारे अंदर के होते हैं। ठीक है, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स ये आ जाती हैं आप लोगों की इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक जो साधन होते हैं कि महत्व को किस में अपने सिद्धांत में प्रस्तावित किया है। तो देखिए किसने किया है, तो देखिए यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक, लेव वाइगोत्स्की व्यवहारवादी, जीन पियाजे व्यवहारवादी या फिर जीन पियाजे सामाजिक सांस्कृतिक। तो देखिए बात करें हम लोग यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास में भाषा, तो देखिए लैंग्वेज पे सबसे ज़्यादा फोकस किसने किया है, सबसे ज़्यादा के लैंग्वेज पे जो फोकस हुआ है वो किनका हुआ है, लैंग्वेज, कल्चर और सोशल इंटरेक्शन। तो यहाँ पर बात होती है लेव वाइगोत्स्की की। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की जिन्होंने सोशियो कल्चर थ्योरी दी है, लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वो आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कोल वर्ग की थ्योरी से ये क्वेश्चन है, कोल वर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ सजा, इनाम एवं प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है। तो देखिए पनिशमेंट पर कौन सी स्टेज है जो आधारित है, उत्तर पारंपरिक अवस्था, पूर्व पारंपरिक अवस्था या फिर अमूर्त पारंपरिक अवस्था। तो देखिए कोल वर्ग की थ्योरी में जो पनिशमेंट है, इनाम के लिए बच्चा जो करता है, सज़ा से बचने के लिए जो बच्चा करता है, वो कौन सी स्टेज में आता है, तो इनकी पहले ही स्टेज में आ जाता है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व पारंपरिक स्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, कथन ए दिया गया है, एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। देखिए शारीरिक विकास की जो दशा है वो उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। तो देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाता है। शारीरिक विकास की दशा उसके जन्म के टाइम पर स्थिर निश्चित नहीं होती है, क्योंकि देखिए जो शारीरिक विकास होता है वो हमारा हर एक बच्चे का अलग अलग होता है। ठीक है, निश्चित नहीं होता, हर एक बच्चे का अलग अलग होता है। किसी की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी की हाइट छोटी रह जाती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जन्म के समय पर ही वो निश्चित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत हो गया। केवल आनुवांशिकता ही एक ऐसा कारक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए आनुवांशिकता ही एकमात्र, तो देखिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा।
हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, देखिए दोनों ही ज़रूरी होते हैं, हेरिडिटी भी और एनवायरनमेंट भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो केवल लिखा है इन्होंने अनुवांशिकता, तो ये भी यहाँ पर क्या है, गलत है। दोनों ही पॉइंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि देखिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही ज़रूरी हैं, सिर्फ एक कारक जो है वो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभवों एवं सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो देखिए अपने दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति एडेप्टेशन है, ईगोसेंट्रिसिज्म है, एनिमिज्म है, या फिर इक्विलिब्रियम है। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा है, तो देखिए जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ना तो यहाँ पर अडेप्टेशन होता है, ना ही एनिमिज्म होता है, ना ही इक्विलिब्रेशन है, बल्कि क्या हो जाएगा, आत्म केंद्रियता उसको कहा जाता है, ईगोसेंट्रिसिज्म कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, मध्य बाल्यावस्था के दौरान जो कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन जो कि समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्राइमरी फैक्टर पूछा गया है समाजीकरण का, और सेकेंडरी फैक्टर आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए प्राइमरी फैक्टर हमारी फैमिली होती है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आप लोगों को परिवार दिखेगा वो तो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो देते हैं हम लोग वो किसको देते हैं, परिवार को देते हैं। इसके अलावा देखिए जो सेकेंडरी होते हैं, ठीक है, जो सेकेंडरी कारक होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे जो भी हमारे आसपास के आस पड़ोस होते हैं, हमारा समाज होता है, हमारा विद्यालय होता है, ठीक है, ये किस में आ जाते हैं, ये सेकेंडरी में आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें प्राइमरी में क्या हो जाएगा, परिवार, और दूसरा हो जाएगा साथी और मीडिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप लोगों का सही है वो है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि देखिए सेकंड और थर्ड और फोर्थ में क्या हो गया, यहाँ पर साथी, मीडिया और विद्यालय आपको दे दिया गया, तो ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि प्राइमरी कारक जो होता है वो हमारी फैमिली होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। तो देखिए कौन सी स्टेज पर जो बच्चे हैं उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आ जाती है। तो देखिए संवेदी चालक अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो बच्चा करने लगता है वो करता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग वो भी इसी स्टेज में आती है बच्चे के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है जीन पियाजे की स्टेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। ऐसे ही देखिए एग्जाम तक आप लोगों की कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है, जो 2024 का मैंने क्वेश्चन पेपर कराया है, उस क्लास को भी देखिए, ठीक है। काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं। इसके अलावा जो बच्चे एसएसटी पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों का सब्जेक्ट साइंस है, उनकी एनसीईआरटी के नोट्स की क्लासेस भी चल रही हैं, तो वो क्लासेस भी ज़रूर देखें। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं जो आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।